नमस्कार विद्यार्थीगण, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। अब जैसा कि आपको पता है कि फिजिक्स में अपना गतिमान आवेश और चुंबकत्व वाला चैप्टर चल रहा है। किसी किसी किताब में गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र भी लिखा होता है। ये चैप्टर चल रहा है और इस चैप्टर में 3 क्लासेस हो चुकी हैं हमारी और आज ये चौथा लेक्चर है। ठीक है, और आज की क्लास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ करने जा रहे हैं, बायो सावर्ट का नियम। ये नियम परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए तो इम्पोर्टेंट है ही। लेकिन इस चैप्टर में जो डेरिवेशन होंगे उन डेरिवेशंस में से 90% डेरिवेशन में बायो सावर्ट का नियम लगता है। इसका मतलब ये है, अगर ये नियम नहीं समझा तो चैप्टर का 90% हिस्सा बर्बाद हो जाएगा। तो ये नियम हद से ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई। बायो सावर्ट का नियम आज हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये नियम पढ़ने से पहले हम 1 मिनट में देख लेते हैं पिछली क्लासेस में हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर कर चुके हैं, वो देख लेते हैं। ठीक है, पिछली क्लासेस में हमने आपको चुंबकीय क्षेत्र बता दिया था, चुंबकीय बल रेखाएं बता दी थी और पृथ्वी की चुंबकीय बल रेखाएं बताई थी। इसके बाद ओरस्टेड का प्रयोग बताया था। ओरस्टेड के प्रयोग के बाद हमने बताया था, उसी में बताया था, मान लो ये कोई तार है। ठीक, अगर इस तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ये बात ओरस्टेड ने बताई थी। क्या बताया था उन्होंने कि अगर किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। कहने का मतलब ये है, इस तार के चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र होगा। इसका मतलब यहाँ 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 हर जगह चुंबकीय क्षेत्र होगा। इसका मतलब इस बिंदु पर भी चुंबकीय क्षेत्र होगा कुछ ना कुछ। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, ये बात तो ओरस्टेड ने नहीं बताई थी। तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात किया था बायो सावर्ट ने। बायो और सावर्ट ने, जिसे हम लोग बायो सावर्ट नियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वही नियम हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, ओरस्टेड ने ये तो बता दिया था कि किसी तार में अगर धारा बह रही तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा। चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, ये बात बताई थी बायो और सावर्ट ने, और वही बायो सावर्ट का नियम बन गया। अच्छा, ये क्या है भाई? ये धारावाही चालक तार है। धारावाही चालक तार का मतलब जिसमें धारा बह रही हो वो धारावाही चालक। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग, धारावाही चालक। धारावाही चालक के कारण, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये चीज हम लोग याद करने जा रहे हैं। कोई धारावाही चालक है, उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इसी हेडिंग को हम लोग बायो सावर्ट के नियम से जानते हैं। इसको किस और नाम से जानते हैं? बायो सावर्ट का नियम। बायो सावर्ट नियम। बस बात समझ में आई? अच्छा, इसको एक और तरीके से लिखा जाता, किसी किसी किताब में देखो कैसे लिखा जाता। सोचो, ये कोई तार है, इस तार के कारण मुझे इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बताना है, लेकिन वो पूरे तार के कारण नहीं बता पाए। बायो और सावर्ट ने सबसे पहले बताया था तार के छोटे से हिस्से के कारण। जैसे मैं ये मान लूं, बिंदु यहां पर ले लेते हैं, यहां पर। ठीक, इतने से हिस्से, दूसरे कलर से बनाते हैं, तार के इतने से हिस्से के कारण, तार के इतने से हिस्से के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बताया। फिर पूरे के कारण पता कर लेंगे हम लोग। ठीक, मान लेते हैं इस इतने से हिस्से की लंबाई है dl। कितनी लंबाई मान ली मैंने? dl। और इसमें विद्युत धारा किधर जा रही है? ऊपर की ओर जा रही। ठीक, और इसकी दूरी और बना लेते हैं। यहां से कितनी दूरी है? r दूरी। देखो भाई क्या हो रहा है, चित्र में समझेंगे ध्यान से। कोई तार है जिसका छोटा सा हिस्सा ले लिया, इस छोटे से हिस्से में भी विद्युत धारा बह रही होगी ऊपर की ओर। सबसे पहले हम इस छोटे से हिस्से के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। अच्छा, सब लोग जानते होंगे, अगर कोई धारावाही चालक है, उसका छोटा सा हिस्सा, उसको कहते हैं हम लोग अल्पांश।
तो इस छोटे से हिस्से को क्या कहते हैं? अल्पांश। कुछ लोग अल्पांश को एक और नाम से जानते हैं, कुछ लोग अल्पांश को अवयव कहते हैं। ठीक है, चूंकि इस अवयव में विद्युत धारा बह रही है इसलिए इसे विद्युत धारा अवयव कहते हैं, विद्युत धारा अवयव। तो इस विद्युत धारा अवयव के कारण हम लोग इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र पता करेंगे। ये हेडिंग भी कुछ किताबों में पढ़ी होती है। ठीक है, दूसरी तरीके से हम लोग हेडिंग क्या डालेंगे? अथवा विद्युत धारा अवयव के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। हेडिंग डाल लेंगे विद्युत धारा अवयव के कारण। हम लोग कोई तरीका नहीं छोड़ेंगे जिस तरीके से, भाई क्या पता किस तरीके से हेडिंग पूछ ली जाए, है कि नहीं। तो विद्युत धारा अवयव के कारण, विद्युत धारा अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। हम लोग अवयव के कारण क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि इस तार की भी लंबाई नहीं पता कुछ भी। ठीक है, ये हो सकता है इधर बहुत दूर तक गया है और इधर आगे भी बहुत दूर तक गया है, इसका कोई अभी अता पता नहीं है, इसलिए हम छोटे से हिस्से या कहें इस अल्पांश के कारण निकाल रहे हैं। वैज्ञानिक बायो और सावर्ट ने बताया कि किसी धारावाही चालक के अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है। एक लाइन लिख लेंगे हम लोग, उसके बाद कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ये हेडिंग है। फिर हम लिखेंगे वैज्ञानिक बायो तथा सावर्ट के अनुसार, वैज्ञानिक बायो तथा सावर्ट के अनुसार वैज्ञानिक बायो तथा सावर्ट के अनुसार किसी धारावाही चालक के अल्पांश के कारण, किसी धारावाही चालक के अल्पांश के कारण, धारावाही चालक के अल्पांश, अल्पांश को क्या और कहते हैं? अवयव। किसी धारावाही चालक के अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है, निम्न बातों पर निर्भर करता है। अब समझ में आएगा तुम्हें। देखो भाई, जो कुछ लिखना था वो सब लिख लिया हम लोग, अब समझते हैं। वैज्ञानिक बायो तथा सावर्ट के अनुसार किसी धारावाही चालक के अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है। कहने का मतलब है कि इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो कुछ बातों पर निर्भर करेगा, वो बातें हम लोग लिखते हैं। ठीक, नंबर 1। अच्छा ये बताओ, इस पूरे से तार के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा उसको V से दर्शाएंगे। यही तो बताया था, चुंबकीय क्षेत्र का मान या कहें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को V से दर्शाते हैं। अब अगर मैं इस छोटे से हिस्से के कारण, इस छोटे से हिस्से के कारण यहाँ निकालना चाहूँ तो कितना होगा? तो भाई छोटा सा ही तो चुंबकीय क्षेत्र होगा, बहुत थोड़ा। और बहुत थोड़ा कहने का मतलब है उसके आगे D लगा दिया जाएगा, dV। dV का मतलब है बहुत कम चुंबकीय क्षेत्र। भाई जैसे कोई बड़ी लंबाई होती है उसको हम लोग L मानते हैं, बहुत छोटी होती है उसको हम लोग DL मानते हैं, अगर छोटी लंबाई की बात की जाए। वैसे ही इस बिंदु पर थोड़ा सा चुंबकीय क्षेत्र होगा, उसे हम लोग क्या कह देंगे? dV। dV का मतलब क्या है बता दिया, बहुत कम चुंबकीय क्षेत्र। तो इस छोटे से भाग के कारण यहाँ पर छोटा सा जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ है वो किन किन बातों पर निर्भर करता, वो चीज़ हम समझेंगे। देखो dV। अब मुझे ये बताओ, जितनी ज़्यादा धारा पहुँचाओगे, जितनी ज़्यादा धारा जाएगी उतना ही ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा यहाँ पर। भाई धारा अगर ना जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र होगा ही नहीं। इसका मतलब है कि इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती है। तो ये बात हम लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र dV किसके अनुक्रमानुपाती है? विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती है। एक और बात, अल्पांश की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी चुंबकीय क्षेत्र उतना ही ज़्यादा होगा।
इसका मतलब है कि जो अपना चुंबकीय क्षेत्र है वो अल्पांश की लंबाई के भी अनुक्रमानुपाती है। जो चुंबकीय क्षेत्र है अपना वो अल्पांश की लंबाई dl के भी अनुक्रमानुपाती है। इसको डालते हैं समीकरण नंबर 1, इसको डालते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण को चाहे संबंध कह देते हैं, संबंध नंबर 1, संबंध नंबर 2। ठीक, नंबर मत डालो। ठीक, अच्छा अब क्या, अगर मैं ये मान लूं ये वाला कोण है थीटा, तो बायो और सावर्ट ने ये बताया कि जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र dB है वो भाई साइन थीटा के भी अनुक्रमानुपाती है। ठीक, ये तीसरी बात बताई उन लोगों ने। अच्छा, एक और बात बताई कि जो अपना चुंबकीय क्षेत्र है dB वो व्युत्क्रमानुपाती है r स्क्वायर के। ये r लिखिए, r मतलब क्या, अल्पांश से लेकर के उस बिंदु तक की दूरी। ठीक, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। इसको डाल देते हैं संबंध नंबर 4। तो भाई ये 4 बातें थी जो बायो सावर्ट ने बताई थी। ध्यान से सुनते रहेंगे सारी बातें तभी समझ में आएगा। ठीक, तो क्या बताया था, किसी धारावाही चालक के अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है। वो निम्न बातें कौन सी हैं, ये वाली 4 बातें हैं। ठीक, अब इन चारों समीकरणों को इकट्ठा करेंगे हम लोग। इसको थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं, थोड़ी देर का, अब तो हमेशा के लिए मिट गया ये। देखेंगे ध्यान से, देखो अब हम क्या लिखेंगे, संबंध 1 2 3 4, संबंध 1 2 3 व 4 से सबको इकट्ठा कर लो। dB तो 1 है इधर, तो dB कितना रखा जाएगा, 1 कहने का मतलब है इधर केवल dB है। ठीक, बीच में क्या लगाएंगे हम लोग, अनुक्रमानुपाती। इधर देखो कितनी चीजें, I dl साइन थीटा 1, तो ऊपर कितनी चीजें आएंगी, I dl साइन थीटा, और बटे में क्या है, केवल बटे में केवल है r स्क्वायर। बताओ अगर इन सबको एक दूसरे के ऊपर ऐसे चेप दें, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर, सबको इकट्ठा सा कर लें तो ऐसा बन जाएगा। ठीक, अब देखो ध्यान से, dB बराबर ये निकाल लिया हम लोगों ने, तो dV बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे ही लिख लो, I, अभी ऐसे लिखो, I dl साइन थीटा और बटे में होगा r स्क्वायर। अगर इस अनुक्रमानुपाती की जगह पर बराबर लगाओगे तो यहाँ पर किसी ना किसी नियतांक का गुणा करना होता है, ये बात बताई थी हमने। तो यहाँ पर गुणा होगा μ0/4 का। जैसे पहले वाले चैप्टर में हम लोग 1/4 एप्सिलॉन नॉट का गुणा करते थे, वैसे ही इस वाले चैप्टर में μ0/4 का गुणा हुआ करेगा। ठीक, देखो ध्यान से, μ0/4 क्या है, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, मतलब अनुक्रमानुपाती हटने की वजह से आया है। तो हम लोग लिख देंगे μ0/4 एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। μ0/4 एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, लेकिन ये μ0 क्या है, μ0 है, सॉरी पहले चैप्टर में पढ़ा होगा एप्सिलॉन नॉट क्या थी, एप्सिलॉन नॉट थी निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता थी। वैसे ही इस चैप्टर में μ0 आ गया है, तो वहां विद्युतशीलता थी विद्युत वाले चैप्टर में, यहां पर चुंबकशीलता हो जाएगी। तो μ0 क्या हो जाएगी, निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है भाई, देखो ध्यान से, यही हो गया बायो सावर्ट का नियम, बस खत्म। dB ही तो निकालना था, इस छोटे से अल्पांश के कारण यहाँ पर छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र ही तो निकालना था। अब तुम लोग कहोगे कि सर पूरे बड़े वाले तार के कारण निकाल के दिखाओ। हम सबके कारण निकालेंगे, जब तार सीधा सीधा हो तब भी निकालेंगे, तार गोल रूप में मुड़ा हो तब भी निकालेंगे, लेकिन बायो सावर्ट के नियम में हम लोग यहीं तक रखेंगे। ठीक है, पूरा नहीं निकालेंगे, क्योंकि अभी इस तार का ना तो लंबाई पता है ना कुछ नहीं पता इसके बारे में हम लोगों को। ठीक, केवल विद्युत धारा पता है।
अब देखो ध्यान से, यही है बायो सावर्ट का नियम। कभी कभी वो कहता है कि इस वाले फार्मूले को सदिश रूप में लिख के दिखाओ। क्यों भाई? सीधी सी बात है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है अपना, वो एक सदिश राशि है, और अगर सदिश राशि है तो इसको सदिश रूप में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो उसको सदिश रूप में भी हम लोग लिखेंगे। देखो ध्यान से कैसे लिखेंगे। सदिश रूप में लिखने के लिए, सदिश रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे वो देखते हैं। सदिश रूप में लिखने के लिए अगर मैं ऊपर r का गुणा कर दूं, नीचे r का गुणा कर दूं, कोई तकलीफ नहीं होगी भाई। अगर मैं ऊपर भी r का गुणा कर रहा हूं, नीचे भी r का गुणा कर रहा हूं, तो r से r कट जाएगा, कोई परेशानी तो नहीं। तो भाई हम लोग करते हैं, देखो ध्यान से। डी भी बराबर लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में क्या है, आई डी एल। डी एल का मतलब ये ना समझना डी अलग है या अलग है। डी एल मतलब पूरा इकट्ठा है, इकट्ठा मतलब छोटी सी लंबाई, ये वाली लंबाई। देखो आई डी एल, ये जो आर है वो उसको अंदर ले लो, आर और साइन थीटा। ठीक, और बटे में कितना हो जाएगा भैया, आर स्क्वायर, और आर कितना हो जाएगा, आर क्यूब। इसको हटा दो। ठीक, अगर हम ऊपर और नीचे आर का गुणा कर दें तो कुछ ऐसा बन जाएगा मामला। अब अगर तुमने वेक्टर पढ़ा है कक्षा 11 में फिजिक्स में ढंग से, सदिश वाला चैप्टर, तो तुमने पढ़ा होगा ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर बराबर होता है ए बी साइन थीटा, ऐसा पढ़ा होगा। ठीक है, अगर कहीं पर लिखा है ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर तो उसका मान होता है ए बी साइन थीटा, और अगर कहीं पर लिखा है ए बी साइन थीटा तो उसका मान होता है ए क्रॉस बी। जैसे डीएल वेक्टर लिखा हो और क्रॉस में आर वेक्टर लिखा हो, तो इसका मतलब पता क्या होगा, डीएल आर साइन थीटा। यही तो मतलब हुआ, डीएल क्रॉस आर का मतलब क्या हुआ, डीएल आर साइन थीटा। और ध्यान से देखो अपना ये लिखा रखा डीएल आर साइन थीटा, इस पूरे की जगह पर डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर लिख सकते हैं, बन गया सदिश। देखो ध्यान से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए क्रॉस बी वाले फार्मूले से डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, और बटे में क्या लिख सकते हैं, आर क्यूब। ठीक, देखो ध्यान से। और ये जो डीवी है, डीवी मतलब है चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र भी तो एक सदिश राशि है, और सदिश राशि है तो उस पर भी वेक्टर लग जाएगा। ठीक, और इसको कर देते हैं डब्बे में बंद। यही है सदिश रूप। डीएल वेक्टर का मतलब ये वाला वेक्टर, आर वेक्टर का मतलब ये वाला वेक्टर, दो वेक्टर है। ठीक, यही बायो सावर्ट का नियम है। अगर ये किसी को ना पता हो तो ये साइड में लिख लेना, कोई तकलीफ नहीं है। क्या लिख देंगे, यही बायो सावर्ट का नियम है, खत्म कहानी। यही बायो सावर्ट का नियम है। कभी कभी वो म्यू नॉट के मात्रक और विमी सूत्र पूछ लेता, वो हम लोग और देखेंगे आज की क्लास में, बस फिर क्लास को खत्म कर लेंगे। ठीक, इसको मिटा दें। अब हम लोग देखेंगे म्यू नॉट का मात्रक तथा विमी सूत्र। म्यू नॉट का मात्रक तथा विमी सूत्र। म्यू नॉट क्या है, निर्वात या वायु की चुंबकशीलता है। म्यू नॉट का मात्रक तथा विमी सूत्र ये पूछा जाता है भाई। ठीक, हम लोगों ने अभी बायो सावर्ट के नियम में एक फार्मूला पढ़ा था, हम अभी बिना सदिश वाला लिखेंगे। ठीक, डीवी बराबर क्या आया था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में क्या था, आई डी एल साइन थीटा, और बटे में था आर स्क्वायर। ये सदिश वाला नहीं है। ठीक है, सदिश वाला जहाँ यूज होगा वहाँ सदिश वाला लगाएंगे। हमें म्यू नॉट का मात्रक तथा विमी सूत्र पता करना है, तो सबसे पहले तो मैं म्यू नॉट का मान निकालूं। अगर मुझे म्यू नॉट का मान चाहिए है तो जितना भी बवाल है वो सब इधर भेजना होगा। कहने का मतलब ये 4 पाई बटे में है, इधर गुणा में आएगा, ये आर स्क्वायर बटे में है, इधर गुणा में आएगा, ऐसा हो जाएगा कुछ। देखो ऐसे देखना, म्यू नॉट बराबर हम कैसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट बराबर डीवी में गुणा होगा 4 पाई का और आर स्क्वायर का। देखो ध्यान से, डीवी और इंटू में क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। बताओ बात समझ में आई कि नहीं। डीवी में गुणा हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर का,
और जो चीज़ ऊपर है वो बटे में आ जाएगी। तो ये आ जाएगी बटे में क्या, आइडियल साइन थीटा। बस बात समझ में आई। ये म्यू नॉट हम लोग निकाल लेंगे, ये इधर भेजा, ये बटे में भेज दिया। अब देखो अगर म्यू नॉट का मात्रक लिखना है, क्या लिखेंगे, म्यू नॉट का मात्रक। देखेंगे ध्यान से, बताओ डीबी। डीबी मतलब क्या है, छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र। अब चुंबकीय क्षेत्र चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, मात्रक तो उतना ही रहेगा। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है, हमने चुंबकीय क्षेत्र के सारे मात्रक बताए थे। ठीक, इंटू बताओ 4 पाई का कुछ मात्रक होता है, नहीं। ये आर क्या है, आर थी अल्पांश से लेकर के यहाँ तक की दूरी, और दूरी का मात्रक होता है मीटर, लेकिन दूरी का वर्ग है तो मीटर का स्क्वायर। बताओ बात समझ में आई। बटे में क्या होगा, ये मेन बटे वाली लाइन है। ठीक, बटे में आई माने विद्युत धारा, और विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ठीक, डीएल। डीएल क्या था, ये छोटी सी लंबाई थी डीएल, तो लंबाई छोटी सी, दूरी का मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। और साइन थीटा का नो मात्रक, तो वो ऐसे ही रह जाएगा। अब देखो ध्यान से, 1 मीटर से ये स्क्वायर हट जाएगा, क्या बनेगा यहाँ पर, न्यूटन मीटर, और बटे में क्या बनेगा, एम्पियर, और इसके बटे में क्या होगा। अच्छा 1 मिनट, यहीं पर कर लेते हैं पूरी कैलकुलेशन। ये ऊपर एक भिन्न सी बनेगी, नीचे भी भिन्न बना दो ऐसे करके, बटे में 1 मान लो। अब सबसे नीचे का सबसे ऊपर गुणा होगा, इस वाले का इसमें होगा गुणा। देखो क्या बनेगा, सबसे नीचे का सबसे ऊपर यानी ऊपर 1 का गुणा होगा, न्यूटन मीटर 1, न्यूटन मीटर, और 1 का गुणा होने से कोई फर्क नहीं। और बटे में कितना बनेगा, एम्पियर स्क्वायर मीटर। भाई एम्पियर तो पहले से है, और ये एम्पियर और मीटर इसी में आ जाएगा, क्या, एम्पियर और मीटर। बताओ बात समझ में आएगी नहीं। अब इस मीटर से ये मीटर कट जाएगा तो मात्रक बनेगा न्यूटन, और बटे में एम्पियर स्क्वायर। ये बन गया भाई किसका मात्रक, म्यू नॉट का मात्रक। बाकी अगर ये कैलकुलेशन नहीं समझ में आए तो अपने हिसाब से करो, कैलकुलेशन थोड़ी सिखाई जाएगी। म्यू नॉट का मात्रक हो गया। विमी सूत्र देखेंगे, विमी सूत्र। अच्छा कभी कभी किसी ने सुना होगा विमा, और कभी सुना होगा म्यू नॉट का विमी सूत्र। दोनों में क्या अंतर है, विमा और विमी सूत्र में, कमेंट में बताना जरूर, ठीक है। और दोनों में अंतर है ये मैंने बता दिया, देखेंगे ध्यान से। विमी सूत्र निकालना मुझे म्यू नॉट का, तो सबसे बेहतर तरीका पता क्या हो सकता है, मात्रक सही निकाल देते हैं। मात्रक कितना निकाला हमने, न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर निकाला है, तो इसी मात्रक से हम लोग विमी सूत्र निकालेंगे। देखना कैसे, न्यूटन का मतलब क्या है, बल का मात्रक, तो ऊपर बल का मात्रक अगर आ रहा तो हम लोग बल का विमी सूत्र लिख लेंगे, mLT-2। बात समझ में आई। बस बटे में किसका मात्रक है, विद्युत धारा का, तो विद्युत धारा का विमी सूत्र लिख देंगे ए स्क्वायर। तो इसका जो विमी सूत्र आएगा वो आएगा mLT⁻², ए की पावर ऊपर जाएगी, ए की पावर -2। बताओ बात समझ में आई। ये हो गया इसका विमी सूत्र। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखेंगे, क्या, इस म्यू नॉट का मात्रक बता दिया, विमी सूत्र बता दिया, इस म्यू नॉट का मान कितना होता है, जैसे एप्सिलॉन नॉट का मान बताया था। ठीक है, देखेंगे ध्यान से, मिटा दें इसको, नोट लिखेंगे, नोट क्या लिखेंगे, नोट। अगर कहीं लिखा हो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो इसका भाई मान होता है 10⁻⁻7। क्या 10⁻⁻7, क्या मात्रक क्या होगा, मात्रक यही तो निकाला, न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक, अच्छा कहीं कहीं पर तुम्हें लिखा मिलेगा म्यू नॉट बटे 2 पाई, इसका मान कितना होगा। बोले सर म्यू नॉट बटे 2 पाई का मान कितना होगा। देखो ध्यान से, अगर ये 4 को हम ऐसे लिख लें 2 × 2, कोई समस्या। अब ये जो 2 है उसको उधर भेज देंगे तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई बचेगा, तो इस 2 को अगर उधर भेजें तो कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ये तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का था। अगर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का पूछे तुमसे तो इतना बताना, लेकिन अगर कहीं म्यू नॉट बटे 2 पाई लिखा हो तो उसका मान इतना बताना। अच्छा
अगर 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 केवल म्यू नॉट कह दिया जाए, केवल म्यू नॉट का मान बताओ भाई, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे 4 पाई का इधर गुणा कर दो, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। बात समझ में आई? ये तीनों ही मान याद रखेंगे, क्यों? कहीं कहीं पर म्यू नॉट बटे 4 पाई का रखना होता है, कहीं कहीं पर म्यू नॉट बटे 2 पाई का रखना होता है, और बहुत कम केस होता है जहां पर आपको म्यू नॉट का मान रखना होगा। अब म्यू नॉट का मान तो मैंने बता दिया, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है ये बात तुम कमेंट में बताओगे, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। बायो सावर्ट का नियम मैंने पढ़ा दिया बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। अगर कोई बात नहीं समझ में आई है तो वीडियो को दोबारा देख लेना, और फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट में लिखना जरूर, चाहे भले ही हम दूसरी वीडियो बनाएं तब समझाएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आगे मिलेंगे कल की क्लास में।